हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोग टैक्स पढ़ रहे थे भाई। ये है आपका सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर थर्ड, जिसमें आपका इनकम टैक्स आती है 50 मार्क्स की। ठीक है, हम लोगों ने कल की डेट पे स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर दिया है। इसमें हमने कई सेक्शन बताए थे। आपके सेक्शन नंबर 22 से स्टार्ट होता है। 22, 23, 24 एंड 25 सेक्शन कंप्लीट इसके प्रोविजंस, इसके कंसेप्ट समझा दिए थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा भाई सेक्शन 22 का क्या कंसेप्ट होता है, और सेक्शन 23 में क्या आता है, 24 में क्या आता है, 25 में क्या आता है। हमने 22 में आपको बताया था कंडीशन। कुछ कंडीशन होती है, जो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वो जो है आपकी कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। ठीक है, पहली कंडीशन हमने बताया था आपकी क्या होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग अटैच टू द लैंड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमने बताया था कि वो जो बिल्डिंग है वो क्या होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। बिना ओनरशिप के आप नहीं कर सकते। मतलब क्या नहीं कर सकते, वो आपकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। तो अब हम देखेंगे भाई स्टडी मटेरियल में। ये देखो, आपका दे रखा है चार्जेबिलिटी सेक्शन 22। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। हमने एनुअल वैल्यू भी निकालना सिखाया था ऑफ द प्रॉपर्टी। द कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू एंड द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज लेड डाउन इन सेक्शन 23। देखो 23 में आप क्या पढ़ोगे, एनुअल वैल्यू निकालना, जो कि हमने कल बताया था। ठीक है, ओके। आगे क्या है, सेकेंड पॉइंट में एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू ऑफ विच द असेसी इज द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स। ये देखो, मतलब असेसी क्या होना चाहिए, उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। ठीक, टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो कंडीशन आपको हमने बता दिया। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी क्या होनी चाहिए, ये भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए आपको एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए। और उसके मेथड सेक्शन 23 में बताए जाएंगे कैसे एनुअल वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। फिर हमने बताया कि भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर लैंड है, लैंड अपार्टमेंट देयर टू ऑफ विद द असेसी द ओनर होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई। इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट वैल्यू। क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स आर बी। मतलब कि बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका कोई भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का आप क्या कर रहे हो, यूज बिजनेस में कर रहे हो, तो वो आपकी इनकम बिजनेस इनकम कहलाएगी। कौन सी इनकम कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। ठीक है ना। देखो, पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्युपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम। मतलब कि जो बिल्डिंग का ओनर है, वो बिल्डिंग का ओनर क्या कर रहा है, अपने खुद के बिजनेस में वो बिल्डिंग को यूज कर रहा है। ठीक है ना। पोर्शंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्युपाइड बाय द असेसी। भाई जिसकी हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं उसे हम असेसी बोलते हैं। वो असेसी की कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को खुद से वो क्या कर रखा है, एक्यूपाइड कर रखा है। एग्जाम्पल लो, समझ लो। सपोज ये हम है एसएम। अब क्या होता है, हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग है। तो अब उस बिल्डिंग में भाई हम चाहे उस बिल्डिंग को क्या करें, लेट आउट कर दें। ओके, लेट आउट करेंगे तो हमको क्या रिसीव्ड होगा, रेंट रिसीव्ड होगा। जब रेंट रिसीव्ड होगा तो ये रेंट हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक हेड होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम ये लेट आउट ना करें, हमारे पास ऑप्शन है इस बिल्डिंग को हम खुद के बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है ना।
अब इस बिल्डिंग में हमारा बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है। सपोज अगर हमारा प्रोफेशन है कोचिंग का, तो हमने इस बिल्डिंग में अपनी कोचिंग ओपन कर ली है। समझो बात को। तो अब यहाँ पे जो भाई बिल्डिंग का रेंट जाएगा जो भी है, किसी और को जाना चाहिए था, लेकिन हमारी बिल्डिंग हमारे पास आएगा, तो वो पीजीबीपी के अंदर क्या किया जाएगा, उसे ऐड किया जाएगा। ठीक है ना। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, समझो बात को। जैसे कि आपने क्या किया, एक फ्लैट, मतलब कि आप बिल्डर हो। अब आपने क्या किया, फ्लैट तैयार कर दिया। अब फ्लैट तैयार कर दिए, अब इतनी जल्दी फ्लैट बिकते नहीं है, समय लगता है। तो आप खाली फ्लैट तो पड़ा रहने नहीं देने वाले। ठीक है, तब तक क्या करोगे, उस फ्लैट को रेंट में दे दोगे किसी को। तो जो उससे पैसा आएगा वो आपके पीजीबीपी में आएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कि भाई ये जो इनके द्वारा इनकम आपको जनरेट होगी, वो आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी। वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ओके। ये देखो नोट दे रखा है, इट इज द पर्टिनेंट टू द नोट दैट एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट द रेसिडेंशियल हाउस आर पार्ट देयर ऑफ बाय द असेसी बीइंग द ओनर। भाई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हाउस है, और असेसी क्या है, उसका ओनर है। सेल ऑलवेज बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और आपने उसे रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके द्वारा जो भी इनकम एराइज होगी वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के अंदर जाएगी। ओके। उसके बाद एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके। अब क्या है, कंसीडरेशन फॉर चार्जेबिलिटी। पॉइंट वन है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। मतलब कंडीशन हमने अभी बताया था ना, कि अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मतलब किसी भी प्रकार का रेंट आपके पास आ रहा है, तो वो रेंट कैसा होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए। अब बिल्डिंग हो या फिर क्या हो, कोई बिल्डिंग के साथ साथ कोई भी एरिया अटैच्ड हो, तो उसके द्वारा जो रेंट आएगा वो आपकी इनकम। और एक चीज ध्यान दो भाई, वो बिल्डिंग आपकी, मतलब बिल्डिंग के आप ओनर हो। ठीक है ना, बिल्डिंग के ओनर आप हो। तो ये दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो आपकी इनकम जो भी जनरेट होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। Building include not only residential building but also factory building, offices, shop, godowns, and other commercial premises. Land appurtenant there means land connected with the building like garden, by garden जानते हो, etc। ये सारे सब क्या है, अगर इनके द्वारा क्या होता है, आपको इनकम जनरेट होती है, तो आपकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब समझो बात को, आपकी इनकम क्या हो रही है, अगर ऐसी इनकम जनरेट हो रही है, लाइक आपने बिल्डिंग बिल्डिंग बना दिया, अब आपने क्या किया, उसको अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो भाई वो किसके अंदर टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ये हमने दो पॉइंट बताया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड इज हाउ ए टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आपका क्या है, कोई लैंड है, लैंड को आपने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। हमने बताया था अगर बिल्डिंग से अटैच होगा तभी वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इन अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा या फिर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वो डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे कि भाई आपका वो लैंड किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। ओके।
आगे क्या है सेकेंड पॉइंट, असेसी मस्ट बी द ओनर, ये पॉइंट हमने बताया था, असेसी ओनर होना चाहिए। और पहली के पॉइंट में हमने कंडीशन में क्या बताया था, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू। दो कंडीशन हो गई। देखो, दो कंडीशन हमने जो बताया था वही है। पहला तो बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, ओनर होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। ओके, अगर आपकी ओनरशिप है और आपकी प्रॉपर्टी है, दो कंडीशन है, तो आप भाई ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ओके, चलो, तो ओनर का मतलब, अब ओनर के लिए कई पॉइंट दे रखे हैं। ओनर इज द पर्सन हु इज इंटाइटल टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ ओनर के बारे में बता रखा है भाई। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा सब कुछ हमने बता दिया है। अब आगे देखो, थर्ड पॉइंट कंडीशन क्या है, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो, आपकी प्रॉपर्टी है, आप खुद के लिए यूज कर सकते हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आप खुद से उसे सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो। द प्रॉपर्टी में यूज फॉर द पर्पज ऑफ द कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पज, आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड बाय हिम, द प्रॉफिट ऑफ विच चार्जेबल टू टैक्स। जो भी प्रॉफिट उससे अर्न होगा उस पे आपको टैक्स लगेगा। द इनकम अर्न बाय द assessee engaged in the business of letting out of commercial properties on rent would be taxable on business कम। अब क्या है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट। देखो, कंपोजिट रेंट क्या होता है समझो, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब अभी हम समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अच्छा समझ लो, कंपोजिट प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है। हमने जो एग्जांपल अभी दिया था फ्लैट वाला, आप बिल्डर हो, फ्लैट बनाते हो अलग अलग, ठीक है ना। फ्लैट बनाते हो, अब आपको क्या करना होगा, फ्लैट को बेचना होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर फ्लैट नहीं बिकेगा तो क्या करोगे, भाई उसे आप किस में चढ़ा दोगे, रेंट पे चढ़ा दोगे। तो उसके द्वारा जो भी रेंट आएगा वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वुड बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय द सेसी स्टॉक इन ट्रेड of a business also. However, the annual value of the property being held as a stock in trade would be treated as a nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of the construction of the property, मतलब जब तक आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं हो जाता, obtained from the competent authority if such property is not let out during such period। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की बात समझो, क्या होता है कि वेयर द असेसीज बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी द हाउस प्रॉपर्टी वुड बी द स्टॉक इन ट्रेड, रेंटल इनकम देयर फ्रॉम वुड बी असेसेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जब तक आपका फ्लैट नहीं बिक जाता तब तक जो भी रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, वुड बी असेसेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। However, where the assessee is engaged in the business or letting out commercial properties, income therefrom would be accessible under the head of profit and gains of business or profession। आगे देखो, कह रहा हाउएवर वेयर द असेसी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपने भाई उस फ्लैट का यूज क्या कर दिया, आपको बेचना नहीं है, अब आपने क्या कर लिया कि आपका अपना बिजनेस बना लिया कि आप लेट आउट का बिजनेस करोगे, क्या करोगे, लेट आउट का बिजनेस करोगे। तो लेट आउट का बिजनेस जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपकी वो इनकम जो भी आएगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका क्या दे रखा है, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने क्या किया,
भाई कोई भी घर क्या करते हो, रेंट पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, तो उस रेंट में आपको क्या क्या मिलता है, घर के साथ साथ फर्नीचर भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, और आपको लिफ्ट भी मिलती है, ठीक है ना। अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ शामिल है तो भाई ये आपका क्या रहेगा, कंपोजिट रेंट माना जाएगा। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में समटाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल, बिल्डिंग की भी होगी, उसके साथ साथ अदर असेट लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी फॉर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग। वही सिंपल बात है। क्या होता है, जैसे कि एक कोई क्या है, बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में आपने क्या किया, एक कोई फ्लैट ले लिया। अब अगर आप फ्लैट लोगे तो आपको इस फ्लैट के साथ साथ क्या मिलेगा, भाई इसकी जो ये क्या है, लिफ्ट है, लिफ्ट का सर्विस भी मिलेगा। अगर कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी मिलेगी। और इसके अंदर फर्नीचर वगैरह लगा है तो फर्नीचर भी मिलेगा यूज करने के लिए, एसी वगैरह लगी है, तो सारा सब कुछ ये होता है कंपोजिट रेंट। ओके, ये देखो, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, हाँ पावर बैकअप मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा, जनरेटर वगैरह, ठीक है। अमाउंट टू रिसीव नोन एज कंपोजिट रेंट, अगर जो भी रेंट रिसीव होता है उसके द्वारा उसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। ओके, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में सारा सब कुछ एक कंबाइन कर दिया गया है तो उसमें आपका एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कंबाइन कंबाइन नहीं किया गया है तो क्या होगा, अलग अलग भाई, जो भी अगर फ्लैट का रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ओनर के पास। अगर वो कंबाइंड है तो क्या वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, सेपरेट है, तो जो भी अलग चीजें हैं, जैसे मान लो कि सिक्योरिटी का या कुछ भी है, रेंट वगैरह, वो पावर बैकअप है, ये सब अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है अदर सोर्स में जाए या पीजीबीपी में जाता है, ये सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि लिफ्ट, सिक्योरिटी, इसी द कंपोजिट रेंट इज हैड टू बी स्प्लिट अप इन द फॉलोइंग मैनर, the sum attributable to the use of the property is to assessed under section 22 as the income from house property. The sum attributable to use of services is to be charged to tax under the head of PGBP, ओके, अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वही चीज हमने भी बताया कि भाई जो भी कंपोजिट रेंट अराइज होता है उसके द्वारा, भाई कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है तो भाई जो भी रेंट का पोर्शन होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। जो अलग भाई पोर्शन रेंट का नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी का, लिफ्ट का है, वो आपका पीजीबीपी में भी जा सकता है और इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्स में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब इसका मैनर ऑफ स्प्लिटिंग, लेट आउट बिल्डिंग एंड असेट आर सेपरेबल, ये देखो वही आ गया, अगर सेपरेबल है तो सिंपल दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, अगर सेपरेबल नहीं है तो एक साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही सारा सब कुछ चार्ज करेंगे, ये हो गया। अब क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, भाई अगर आपकी आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसे लेट आउट कर रखे हो, तो वो आपकी इंडिया में कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकेस ऑफ रेसिडेंट, अलग अलग पर्सन है, रेसिडेंट पर्सन है, उसकी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल विद द वेदर सच इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया और नॉट। भाई वो डिपेंड करता है, भाई रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या है, ये सारा स्टेटस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट तो हमने बताया था, नॉन रेसिडेंट है अगर उसकी आउटसाइड इंडिया में है तो इंडिया में वो रेंट नहीं देगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है और वो आरओआर है तो इंडिया में भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नॉन रेसिडेंट है और या फिर आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं भाई, ठीक है ना। हमने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर आरओआर है, आर
एनओआर है, RNOR है, नॉन रेसिडेंट है। अब देखो, ROR है, आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी है, तो इसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इन दोनों को, अगर RNOR है और रिसीव कर रहा है इंडिया में, ठीक है ना, तो तीनों को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं रिसीव कर रहा है तो केवल इसको देना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं देना पड़ेगा। यही सारा सब कुछ इसमें भी है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ाई दिए हैं। डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू भी निकालना हमने सिखा दिया था, कैसे निकालते हैं कल की क्लास में हमने बताया था। आपकी एक म्युनिसिपल वैल्यू होगी, एक क्या होगी आपकी, फेयर वैल्यू, ठीक है ना। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू दोनों का क्या करना है, हायर ले लो। जो भी हायर अमाउंट आएगा लिखो इधर, हायर। और आपका नेक्स्ट आएगा स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का लोअर ले लो, ठीक है। अब लोअर आ जाएगा, लोअर लेने के बाद आप एक्चुअल रेंट लिख दो, दोनों को क्या कर दो, हायर कर दो। जो भी आएगा आपका ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये बताए थे कल, समझाए थे, पूरा क्वेश्चन भी बताए थे इससे रिलेटेड। बहुत आसान है, चलो देख लो इसके और भी क्वेश्चन, कंसेप्ट सेक्शन। अब आइए, अब ऊपर हमने जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 22। हमने भाई सेक्शन 22 में थोड़ा सा सब कुछ बता दिया था। हम अब आज की क्लास में हमने सेक्शन 22 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ये सारा सब कुछ बता ही रखे हैं, अभी भी बता दिए हैं। हाँ बेटा, तो हम सेक्शन 22 कंप्लीट बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 22 से रिलेटेड क्या करेंगे, कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई, आपको इलिस्ट्रेशन वन में कह रहा है, जयश्री ओन 5 हाउसेज इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, कंप्यूट द GAV ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हाउस नंबर 1 है, इसमें आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है। हमने बताया था इन दोनों को हायर ले लोगे तो 90,000 आएगा। 90,000 आने के बाद स्टैंडर्ड रेंट एंड ये जो हायर अमाउंट है, इन दोनों का लोअर। भाई लोअर, ये स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है तो 90,000 ही आएगा। अब 90,000 हमने लिख लिया, तो 90,000 एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, तो 72,000 आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे, सेकेंड हाउस में आपका भाई म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों का हायर 60,000, इन दोनों का लोअर 60,000, और इसमें हायर 72,000 आ जाएगा। सिंपल। इसमें हायर कितना आएगा, 65,000, इन दोनों का लोअर 58,000, इन दोनों का हायर 60,000। ओके। अब है आपका इन दोनों का हायर लेंगे 25,000, इन दोनों का लोअर में भाई नॉट अप्लीकेबल है स्टैंडर्ड रेंट, तो आपका 25,000 ही आ जाएगा। 25,000, इन दोनों को हायर लेंगे 30,000 आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट आपका 80,000 दे रखा है हायर। ओके। और आपका स्टैंडर्ड रेंट और ये दोनों दोनों को लोअर ले लेंगे, 78,000 आ जाएगा। 78,000 और ये दोनों का हायर 78,000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो आपका क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया है। ये देखो 90, इसमें 90,000, एक सेकेंड, इसमें 90,000 कैसे आया, इन दोनों का हायर, इन दोनों का लोअर 90,000, इन अच्छा हाँ, ये 90,000 ही आएगा। ओके। 90,000। अब सही है ना सारा सब कुछ। ओके। तो आई होप आपको सेक्शन 22 पूरा समझ में आ गया होगा। सेक्शन 20